हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और आज हम यहाँ हिस्ट्री के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपना पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक दे रखी है, आप जाइए और हमारे सिलेबस को पूरा चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की अपनी सेकंड क्लास। देखिए, हिस्ट्री की हमने प्रथम क्लास में सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे इतिहास के परिचय से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के परिचय से। देखिए, भारत को कौन नहीं जानता। भारत जिसका नाम हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, इन सभी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं भारत को, और भारत को हम डिस्कस भी करते हैं। भारत जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम हिंदुस्तानी हैं, आर्यवर्त हैं, और सभी तरह से हम इस नाम को अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे इतिहास के बारे में भी कुछ जानते हैं कि इतिहास शब्द कैसे बना है। क्योंकि देखिए, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये भारत को समझने का एक तरीका है कि किस प्रकार हम भारत को समझ सकते हैं। देखिए, भारत को बांट दिया गया इन 3 कालों के अंदर, और ये रिसर्च की गई कि कि प्राचीन समय में भारत कैसा था, किस किस प्रकार से उसमें चीज़ें आई, मध्यकाल में उसका स्वरूप कैसे बदला, और आधुनिक भारत जो आज हम देख रहे हैं वो किस प्रकार से बना, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम प्राचीन इतिहास को कवर अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इतिहास के बारे में ही जान लेते हैं। देखिए, इतिहास जो शब्द है वो इति प्लस ह प्लस आस, इन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए, इति का अर्थ होता है जैसा है वैसा ही, कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही। और अगर हम ह की बात करें तो सचमुच, ह का अर्थ होता है सचमुच। और अगर हम आस की बात करते हैं, यानी आस यानी निरंतर, यानी इतिहास वो एक निरंतर, हम कह सकते हैं एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अतीत में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, और विज्ञान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इतिहास हमें अतीत से वर्तमान की तरफ जोड़ता है, और यही इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो आज से आपका क्लियर हो गया कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, इति प्लस ह प्लस हास। देखिए, हम यहाँ प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, और प्राचीन इतिहास के अंदर हम प्राचीन की उन कलाओं के बारे में, उन संस्कृतियों के बारे में, उन साहित्य के बारे में बात करेंगे, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि हमारा भारत जो प्राचीन स्तर पर पूर्ण रूप से, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे उसका विकास हुआ हो, किस प्रकार से लिपियाँ बनी, किस प्रकार से मनुष्य ने तांबे का, लोहे का किस प्रकार से आविष्कार किया, इसी की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास को पढ़ने का एक सिंपल सा फंडा है, आप उसमें कहानी की तरह उतरते रहिए। हम इसे बार बार रटेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम फिल्मों को जिस प्रकार से याद रखते हैं, उसी प्रकार इतिहास को भी कहानी का रूप देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, हमें उनके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अमूमन हम सभी जानते ही हैं कि हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने इतिहास से संबंधित एक बुक लिखी थी, और उन्हीं को ही हम इतिहास का पिता कहते हैं, क्योंकि इतिहास की संपूर्ण जानकारी इन्होंने लिखी है। उनकी जो पुस्तक थी, इसका नाम था हिस्टोरिका। इसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये पुस्तक की रचना होती है, और इसके अंदर वो भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख करते हैं। तो जो इतिहास के पिता है वो है हेरोडोटस, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, हम यहाँ प्राचीन इतिहास से सबसे पहले अपने सिलेबस के अनुसार हम यहाँ कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, और स्रोतों को पढ़ने के लिए हम यहाँ फर्स्ट, क्योंकि हमने इसको 3 भागों में पढ़ा था, 3 साक्ष्यों के अंदर हमारा पहला साक्ष्य था
साहित्यिक साक्ष्य कि साहित्यिक आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। सेकंड जो हमारा था वो पुरातात्विक साक्ष्य था, पुरातात्विक साक्ष्य। और जो तीसरा हमारा पॉइंट्स था वो था विदेशी वृत्तांत। तो देखिए विदेशी वृत्तांत था, तो आज हम यहाँ साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास की भारत किस प्रकार से था उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। देखिए प्राचीन साहित्य या साहित्यिक स्रोतों से पहले हम भारतवर्ष का एक नाम जो बहुत बार पूछा भी जाता है और मैं भी इस बार पूछ लिया जाए कि देखिए पाणिनि जी ने ही सर्वप्रथम अष्टाध्यायी के अंदर सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम लिखा था। भारतवर्ष अगर आपको पूछा जाए प्राचीन के हिसाब से या प्राचीन इतिहास के हिसाब से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम हमें कहाँ उल्लेखित होता है, तो ये पाणिनि जी जो संस्कृत के ज्ञाता हैं उन्होंने अष्टाध्यायी के अंदर भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया है। चलिए हम पढ़ते हैं अपने साहित्यिक स्रोत के अंदर। देखिए प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम जानकारी कलेक्ट करते हैं तो देखिए पहला आता है हमारा साहित्यिक स्रोत। हम पुरातात्विक को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम साहित्यिक स्रोत के पढ़ेंगे। देखिए साहित्यिक स्रोत में एक आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। देखिए धार्मिक साहित्य के अंदर वेद हो गए, हमारे वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, अरण्यक हो गए, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आगे आप अच्छे से देख सकते हैं कि धार्मिक साहित्य के अंदर हमने किसके बारे में बात किया, वेद हो गए हमारे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी जितनी भी है वो सभी वेदों पर आधारित है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद, तीसरा है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है हमारा यहाँ पे अथर्ववेद। हम अच्छे से इनको जानते हैं और इन चारों वेदों पर ही आधारित है हमारा पूरा साहित्य, हमारी पूरी साहित्यिक रचनाएं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सभी हमारे ब्राह्मण साहित्य हैं, यानी धार्मिक साहित्य को एक हमने ब्राह्मण साहित्य में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए बौद्ध साहित्य जिसके अंदर हम बात करते हैं, त्रिपिटक की बात करते हैं, या हम द्वीपवंश की बात करते हैं, या हम महावंश की बात करते हैं, या दीपवृत्तांत की बात करते हैं, ये सभी हमें प्राचीन साहित्यों के बारे में बताते हैं। जैसे दीपवंश की अगर हम बात करें तो ये हमें पूरा मौर्य काल के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार मौर्य काल का उदय हुआ, किस प्रकार वहाँ पे अभिलेख वगैरह है वो इस साहित्य के आधार पर हम पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये बौद्ध साहित्य जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पूरा बताता है। अब हम आ जाते हैं अपने जैन साहित्य के ऊपर। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में भी कल्प सूक्त, परिशिष्ट पर्व और भगवती सूत्र ये भी हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और जैन ग्रंथ हमें प्राचीन घटनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, किस प्रकार से हमें उन प्राचीन चीज़ों को आज भी हम उपयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में, उनके यथार्थ के बारे में हमें ये साहित्य उल्लेखित करते हैं। अब देखिए हमने धार्मिक साहित्य को पढ़ा जिस प्रकार से कि हमारे अंदर ये धार्मिक साहित्य हमें पुरानी चीज़ों के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में लिखा गया। देखिए अब धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ऐसे साहित्य जो किसी व्यक्ति ने अपने आधार पे, अपनी सोच पे लिखे हैं और जो सभी उनको मानते हैं। देखिए सिर्फ धर्म में, जैसे मान लीजिए सिर्फ वेद में वर्णित है और उसके बाद वो धर्मनिरपेक्ष यानी किसी व्यक्ति के द्वारा भी वर्णित है तो हम उसको स्थायी मान सकते हैं। कहीं एक में लिखा हुई चीज़ें हम उसको स्थायी या उसको मूर्त आकार नहीं दे सकते। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष में जिन लोगों ने लिखा है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया जिसमें हमें पूरे मौर्य काल के बारे में पता चलता है, विष्णुदत्त का मुद्रा राक्षसम हो गया, बाणभट्ट का हर्षचरित्रम होगा जो हमें हर्ष जी के बारे में पूरा बताता है, या पतंजलि का महाकाव्य हो गया, ये सभी हमें प्राचीन साहित्य के स्रोतों के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पूछे जाते हैं। जैसे कौटिल्य का अगर हम कहें तो जैसे विष्णुगुप्त जी के इतिहास जो उन्होंने लिखा था, जो भी उन्होंने साहित्यिक लिखा था उसका नाम पूछा जा सकता है। जैसे अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था, विशाखा दत्त जी का मुद्रा राक्षसम लिखा गया, बाणभट्ट जी ने हर्षचरित्र लिखा गया था, पतंजलि ने महाकाव्य जो लिखे गए थे, महाभाष्य जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ
पढ़ते हैं। देखिए इनका डायरेक्ट नाम पूछा जाता है और साहित्य से संबंधित आपसे पूछा जाता है, तो हमें इनके अंदर नहीं उतरना। और अगर हम बात करें तो जैसे क्रमबद्ध रूप से हम ऐतिहासिक घटनाओं को अगर एक बहुत अच्छे से लिखा हुआ माने तो राजतरंगिणी जो कि कल्हण जी की है, उसके बारे में भी हमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में पता होता है। तो ये सभी साहित्यिक स्रोत हमें हमारे प्राचीन भारत में जो भी घटित घटनाएं हैं उन सभी की जानकारी देते हैं। इसका मतलब रियलिटी में वो घटनाएं, वो मौर्य काल, वो गुप्त काल आए हैं, वहाँ पे वो सारे कार्य हुए हैं। तो देखिए आज हमने साहित्यिक स्रोत को पढ़ा। देखिए कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र हो गया, इनको सारे आपको नाम ही पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पुरातात्विक यानी सिक्के, हमारे अभिलेख, जो पुराने अभिलेख हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।